नमस्कार। सबसे पहले तो मकर संक्रांति अभी 2 दिन पहले खत्म भइल बात, उसकी बधाई, शुभकामना। नववर्ष की भी सब शुभकामना आपको और आपके परिवार को। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जन सुराज की सोच से जुड़कर इसके आगे के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। कुछ इसमें स्थानीय लोग भी बैठे हुए हो सकते हैं। तो मैं आपको संक्षेप में इस पूरी सोच, इस पूरे अभियान को बेहतर, इस पूरे अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाना है, उसमें संगठन का स्वरूप क्या हो सकता है, चाहे वो मेरा और भूमिका क्या हो सकता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। भैया एक को उसको पीछे कर दो। और उसके बाद आपके जो मन में प्रश्न होंगे या आपके सुझाव होंगे वो आप दे सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझी, अगर आप जनसुराज से के बारे में कोई भी आपकी दिलचस्पी है तो हम हैं कौन। हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हमारा नाम प्रशांत कुमार नहीं है। हम रहने वाले रोहतास जिला के हैं। छोटा सा एक गांव है रोहतास, सासाराम के बगल में कोनार। हम बक्सर के रहने वाले नहीं हैं। हम बक्सर जिला के रहने वाले नहीं हैं। हम सासाराम रोहतास जिला के रहने वाले हैं। बक्सर में हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, वहाँ उनका अस्पताल था और पहले वो शाहाबाद जिला एक ही होता था, इसलिए कई लोगों को लगता है कि बक्सर के हम रहने वाले हैं। तीसरी बात, हम इंजीनियर नहीं हैं, हम IAS अफसर नहीं हैं। हम 10 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए हैं, यूनाइटेड नेशंस में हम काम किए हैं। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, उसके बाद अफ्रीका में काम किए। बहुत आदमी को, आपको सवाल ये आता होगा मन में कि अरे भाई तो कल तक इस पार्टी का काम करते थे, उस पार्टी के काम करते रहन, अब आ गए बिहार में घूमत रहन। तो उसके बारे में आपको बता दें कि 2011 से लेके 2021 तक हमने उस काम को किया है, जिसको आप या मीडिया वाले राजनीतिक प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन वगैरह का नाम देते हैं। 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, परिणाम आया, उस दिन मैंने ये घोषणा की है सार्वजनिक तौर से कि अब हमको ये आगे काम जीवन में नहीं करना है। और 2 मई 2021 से लेकर 2 मई 2022 तक 1 साल तक घर पर बैठे रहे, कोई काम नहीं किए हैं। 2 मई 2022 को बिहार में साल भर सोचने, समझने, सीखने, जांचने, परखने के बाद ये तय किए हैं कि बिहार आएंगे और बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है जनसुराज। ये बिहार में आके दल बनावे के प्रक्रिया नहीं थे, ये बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसके पीछे हमने 1 साल समय लगाया है सोचने समझने के बाद। ऐसा नहीं है कि कल तक काम किसी दल का कर रहे थे और आज आके यहाँ पे बिहार में घूमने लगे। 2 मई 2021 को छोड़े, 2 मई 2022 को बिहार आए। 5 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवाददाताओं को बताया कि 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में जनता से संपर्क करने के लिए, इस नई व्यवस्था बनाने के विभिन्न पहलुओं को जमीन पर उतारने के लिए एक पदयात्रा करेंगे। गांधी भितिहरवा आश्रम से चलना शुरू किए हैं और इस पूरे पदयात्रा में कोई किलोमीटर का और दिन का कोई ऐसा नहीं है कि हमको 5000 किलोमीटर चलना है कि 2000 किलोमीटर चलना है, उसका कोई महत्व नहीं है। हमको पूरा बिहार घूमने से मतलब है, हमको पूरा बिहार गांव, शहर, देहात, पंचायत में जाकर लोगों से मिलने से मतलब है। पहले का अनुमान था कि इसको करने में 3500 किलोमीटर लगेगा। जब 2-3 जिला अभी चले हैं तो इसी में 1200 किलोमीटर हो गया। तो अभी का अनुमान है कि शायद 5000 किलोमीटर हो सकेला। संभव है कि जब खत्म हो तो 6000 हो जाओ, 7000 हो जाओ। हम कोई पैदल इसलिए नहीं चल रहे हैं कि हमको ओलंपिक में जाना है, कि हमको पुलिस में भर्ती होना है, कि हमको कोई भारत में रिकॉर्ड बनाना है कि हम कितना किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। पैदल चलने के पीछे जो 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि समाज को, बिहार के लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए कि आपकी, हमारी
हमारे राज्य की जो दुर्गति है, जो बदहाली है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेकारी है, बेरोजगारी है, इसके मूल में कोई दल और नेता नहीं, बल्कि आपका हमारा हमारी आपकी हमारी सोच और जो हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं वो है। जो राजनीति है वो समाज का प्रतिबिंब है। समाज में गलती है तो राजनीति में भी गलती होगा। समाज में जाति बा तो राजनीति में भी जाति रही। समाज में चोरी होता तो राजनीति में भी चोरी हुई। तो अगर बिहार को सुधरना है तो लोगों को जाकर ये बताया जाए, समझाया जाए कि भैया आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने व्यवहार में, आचार में, व्यवहार में, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए जब तक आप सुधार नहीं लाइएगा तब तक बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। इसीलिए गांव गांव चल रहे हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि लोगों को पहले समझाया जाए, बताया जाए कि आपकी ये दुर्गति है क्यों, और अगर इसको सुधारना है तो बिना आपके खड़े हुए, बिना आपकी सहभागिता के, बिना आपके जिम्मेवारी लिए ये कोई नेता और दल इसको नहीं सुधार सकता है। अगर एक के कोई सुधार सकत रही तो पिछला 50 साल में कोई नेता बाकी है? 27 आदमी अलग अलग मुख्यमंत्री बना है पिछले 50-60 साल में। कोई तो सुधार देता। सब दल को आप देख लिए, कांग्रेस को देख लिए, लालू जी को देख लिए, नीतीश जी को देखे, मोदी जी को देख लिए, ये सुधर नहीं रहा है। सुधार इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ के जो लोग नहीं सुधरेंगे तो कोई दल और नेता कैसे सुधार देगा। तो पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर जनमानस तैयार हो भी जाए, सब आदमी तैयार हो जाए कि ना भैया हमने के जात पर ना, धर्म पर ना, गलत आदमी को नहीं, पैसा पर नहीं, हम लोग अपने भविष्य के लिए, विकास के लिए, बच्चों के लिए वोट करेंगे, तो जेकर वोट देवे खातिर एगो विकल्पो बनावे पड़ी। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है तो दोनों खराब ही है, तो किसको दीजिएगा? अगर आप होशियार हो भी जाइएगा तो गलत ही चुनिएगा। तो बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाया जाए। तो विकल्प बनाने का एक तरीका ये है कि हम दल बना लें और उसमें सब अच्छा आदमी को जोड़ें। और दूसरा तरीका ये है कि नहीं, जो बिहार में दल बनाना चाहता है, जो सही आदमी है, उसको मदद किया जाए कि वही दल बनाए। दोनों में फर्क क्या है? मान ली दुकान खोलो तनी मिठाई के, तो एक है कि 4 आदमी मिल के मिठाई का दुकान खोला तो चारों उसमें पार्टनर बना, चारों उसमें हिस्सेदार बना। और दूसरा ये है कि कोई मिठाई के दुकान खोल लेला, सरवा के बुला लस कि आप मिठाई में बनाई। दोनों में फर्क है। आप दूसरे में आप उस दुकान के मालिक नहीं हैं, उस दुकान में आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो दल नहीं बनाया गया है कि अगर दल बनाना है तो बिहार के लोगों को ही मिलकर दल बनाना चाहिए ताकि सबकी बराबर की हिस्सेदारी रहे। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर दल बनाए तो स्वाभाविक तौर पर प्रशांत किशोर उसके नेता हो जाएंगे और फिर हमारा ही वर्चस्व हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए ये जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिसको भी लगता है कि नहीं बिहार में बदलाव होके के चाहिए, नया विकल्प होके के चाहिए, अच्छा दल बनना चाहिए, और अगर आप अपने सही व्यक्ति हैं तो इसमें आइए, जुड़िए और इसको बनाइए। यही से में कोनो सदस्यता अभियान नहीं खे। बहुत आदमी कहता भैया ऐसे जुड़े के बा, कैसे जुड़ी? में जुड़े के कोनो उपाय नहीं खे। जुड़ना मन से है, जुड़ना दिल से है। हमारे पीछे झंडा लेकर चलने से नहीं जुड़ सकते हैं, पर्चा फाड़ के सदस्य नहीं बन सकते हैं, मिस्ड कॉल दे के दल नहीं ज्वाइन करे के। ये ऐसे लोगों की व्यवस्था है जो ये नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो जब दल है नहीं है तो उसको ज्वाइन कैसे कीजिएगा? लेकिन दल अगर आप बनाना चाहते हैं तो मन से तैयार हो सकते हैं। उसी की ये व्यवस्था बनाई जा रही है। आपको टेढ़ा लग सकता है लेकिन इसको करना ऐसे ही है हमको, क्योंकि जैसे ही कोई एक आदमी दल बना लेगा तो वो आपसे आगे हो जाएगा और उसमें कई लोगों की भागीदारी नहीं हो पाएगी। प्रयास ये है कि समाज से सही लोगों को ढूंढा जाए, निकाला जाए और सब आदमी को साथ में बैठाया जाए कि भाई अगर दल बनावे के बाद तो सब लोग मिलकर दल बनाइए। अब इसमें आपका सवाल हो सकता है कि सही का पहचान कैसे हो रहा है। मेरे अभी साथी बता रहे थे कि जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है, उनकी समझ में नहीं आई बात। संस्थापक सदस्य जो इसको बनाने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जिसको समाज सही मानता है। और इतना बड़ा जो अब हम अभियान कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि सही लोगों को समाज से चुना जाए। तो सही लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है, उसका मापदंड क्या है, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भैया सही आदमी कैसे रोवा चुनता नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है? किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही कौन और गलत कौन।
तो सही की जो समझ है वो समाज को ही है। मान ली कि वो अपना गांव में बैठो, 5 आदमी अपने गांव में बैठ जाइए और आपसे कोई कहेगा कि वो गांव में 2 अच्छा आदमी के बा, तो आप ना बता देव। जहां वो 5 आदमी बैठो तो बता देव कि ये आदमी सही के बा। और अगर 100 में 1 सही हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर पूरा समाज बिगड़ गया है तो भी 100 में 1 आदमी तो अच्छा जरूर बचा होगा। अगर 100 में 1 आदमी अच्छा बचा है तो पूरा बिहार में कितना आदमी हो गए? 15 लाख। तो व्यवस्था बनावे खातिर तो कुछ हजारे आदमी चाहिए, तो उस 15 लाख को ढूंढने चले हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हर प्रखंड से 1% आदमी, 100 में 1 आदमी चुनकर संस्थापक सदस्य बन सकता है। और यही व्यवस्था है जिसको समाज चुनकर निकालेगा कि ना ये आदमी भैया अच्छा है। इसको कैसे किया जा रहा है? जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आप तक हमारे बच्चे, हमारे साथ में काम करने वाले लड़के पहुंचे होंगे। आपके बारे में किसी ने बताया होगा समाज में कि ना भैया ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये चुनाव जीते हैं, ये शिक्षक है, ये किसान बढ़िया हैं, ये इस दल में है, चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन बहुत समाज के लिए अच्छी सोच रखने वाले आदमी है। किसी के बारे में बताया किसी ने कि नया लड़का है, उभरता हुआ आदमी है, समाज में अच्छा करने की इच्छा रखता है। किसी को किसान को अच्छा बताया। ऐसे सैकड़ों लोगों को हम लोग या हमारे साथी जाकर ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं। आप में से भी कुछ लोगों से मिले होंगे। आपके जरिए एक छोटा सा समूह बन गया। मान लीजिए या बैकुंठपुर में, सिद्धवलिया में 150 लोगों का एक समूह बन गया, उसमें से कुछ लोग आप यहाँ आए हैं। अब आगे की प्रक्रिया, जिसको भी इसमें संस्थापक सदस्य बनना है कि ना भैया बिहार में अगर बदलाव चाहिए अपने और अपने बच्चों के लिए, तो हम लोग संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो आपको सोच विचार लेना है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, ठीक लगे तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि भैया हमको संस्थापक सदस्य बनना है। जिसको भी संस्थापक सदस्य बनना है उसको जिम्मेवारी लेनी है कि 10 ऐसे लोगों को वो ढूंढे जो कि संस्थापक सदस्य बनने की काबिलियत रखता है और बनने को तैयार है। मतलब जैसे हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप किसी को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो हर उस व्यक्ति को जो संस्थापक सदस्य बन रहा है उसको 10 संस्थापक सदस्यों को समाज से ढूंढना है। मतलब ये कार्यकर्ता बनावे का अभियान नहीं है कि 10 को कहीं मतदाता सूची से आप उतार दीजिएगा। 10 वैसा आदमी होना चाहिए जो आपके बराबरी का आदमी हो, आपसे बेहतर हो या आपके बराबर का आदमी हो, जिसको आप समझते हैं कि नहीं ये आदमी तो जरूर होना चाहिए, ये आदमी हमारे बगल में बैठेगा तो हमको शर्म नहीं लगेगा, ये आदमी हमारे साथ संस्थापक सदस्य बनेगा तो उससे इस सोच की ताकत बढ़ेगी, इस पूरे अभियान की ताकत बढ़ेगी। तो मान लीजिए अभी 200 आदमी दोनों ब्लॉक में है, 10 आदमी सब लोग ढूंढेगा तो 2000 आदमी हो जाएगा, 500 आदमी हो, 800 हो जाए, 900 हो जाए, जितना हो जाए उस संख्या का महत्व नहीं है। उन सारे नामों को अगले 1 महीने में जब पदयात्रा खत्म होगी तो आपको भेजा जाएगा, ताकि हर व्यक्ति के पास वो सूचना आए कि आपके प्रखंड से किन किन व्यक्तियों का नाम संस्थापक सदस्य के तौर पर हम लोग के पास आया है। आपके पास ये अवसर है कि आप चाहे तो किसी के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 223 नंबर पर भैया एक नाम है, ये आदमी गलत है, ये ठग है, बदमाश है, तस्कर है, गुंडा है। उस नाम, उस आपकी सूचना को, आपकी जो आपत्ति है उसको दर्ज कराएंगे। आपका नाम नहीं बताया जाएगा लेकिन वो सूचना को लिखा जाएगा। मान लीजिए कि 10 आदमी ने एक दूसरे के नाम पर कुछ बोल दिया तो उससे उसका नाम हटने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी एक नाम पर 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो इसका मतलब है कि जरूर उस आदमी में कुछ कमी है, तभी तो लोग बोल रहे हैं, तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी नाम आपको भेजे जाएंगे जिसमें आपका भी नाम शामिल होगा, अगर आपने सहमति दी है तो आपके नाम का, हर नाम का पब्लिक सर्वे भी कराएंगे। आपको, आपकी अगर आप संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सहमति भी देनी पड़ेगी, आपके बारे में पता कराएंगे, सर्वे कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक ही जानती है कि आप ठीक हैं कि खराब हैं, वो उसका पूछना जरूरी है। तो अगर रुआ ये लागत है कि भाई हमारा बारे में पता करावत रहन, अगर आपको खराब लग रहा है तो आप इस व्यवस्था से हट जाइए, क्योंकि वो सर्वे आपके नाम का होगा ही होगा। और तीसरा, हमारे पास अपनी जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट है उससे पता कराएंगे। तो ये तीनों के बाद पहली सूची 500 की जारी की जाएगी और 500 लोगों के जब बन जाएगा उसी में स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। वही लोग आगे इसमें 2000 तक की संख्या का
चुनाव करेंगे। ये जो पूरा 2000 या 2500 2200 का संख्या है वो इस पर आधारित है कि जितना जनसंख्या है ब्लॉक का उसका 1% होना चाहिए, मतलब 100 में 1। उससे ज्यादा आदमी संस्थापक सदस्य नहीं बन सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया को पहले 3 महीने में, पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने में पूरा कर लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रखंड से कौन से 2000 आदमी या 2200 आदमी या 1800 आदमी चुने गए संस्थापक सदस्य के तौर पर। अब संस्थापक सदस्य में और दूसरे दल में जो सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि संस्थापक सदस्य होने के नाते आप इस अभियान के मालिक और मुखिया बन गए अपने वोट के जरिए। तो जो कोई भी निर्णय इस दल में होगा, इस सोच में होगा कि दल बनाया जाना है कि नहीं निर्णय होना है, तो आपको बुलाया जाएगा, आपका वोट लिया जाएगा। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा पिछले 2 जिलों में हर लोगों को बुलाया गया, लोगों ने वहां वोट किया, उनसे सवाल पूछा गया। पश्चिम चंपारण में ये पूछा गया लोगों से बैलेट पेपर पर, मीडिया और पब्लिक के सामने कि भाई इसको दल बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए। तो वहाँ 98% लोगों ने कहा भैया दल बनाया जाना चाहिए। जब हम पूर्वी चंपारण में पैदल चल रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा भैया दल तो बनते बा, तो लोकसभा का चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। तो वो सवाल भी पूछा गया पूर्वी चंपारण में, क्योंकि वो नया सवाल आया था। पूर्वी चंपारण में 95% लोगों ने कहा कि ना भैया लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर गोपालगंज में घूमते हुए हमको कोई नया सवाल मिलेगा तो उस सवाल को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ जब पूरे जिले की पदयात्रा खत्म करेंगे तो 2 फरवरी को जिला का अधिवेशन होगा, जिसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं इस सोच से उनको बुलाया जाएगा। जितने सवाल गोपालगंज के यात्रा के दौरान या इससे पहले इस सोच को लेकर आएंगे वो आपके सामने वोट के लिए रखा जाएगा। संस्थापक सदस्य होने के नाते जो आपका सबसे बड़ा अधिकार होगा कि दल को बनाने के निर्णय में, दल के पदाधिकारियों के चुनाव में, दल में टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब दल बने कि नहीं, दल बने तो इसमें पदाधिकारी कौन बने, पदाधिकारी के साथ साथ दल से टिकट किसको मिले, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रखंड के संस्थापक सदस्यों को ही है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट का कमेटी नहीं है, कोई राज्य का कमेटी नहीं है। जो आदमी भी प्रखंड के स्तर पर संस्थापक सदस्य है वही लोग मिलकर चुनाव करेंगे कि प्रखंड के स्तर पर इसका नेता कौन होगा, इसका पदाधिकारी कौन होगा, कौन आदमी इससे यहाँ से विधायक लड़ेगा, कौन आदमी मुखिया लड़ेगा। ये चुनाव करने का अधिकार दल के संस्थापक सदस्यों को प्रखंड के स्तर पर होगा। मान लीजिए कि आप लोग 2 प्रखंड के लोग यहाँ बैठे हैं, ये विधानसभा है, तो जो प्रखंड के संस्थापक सदस्य हैं कुल 3000 हो गए या 4000 भइलन, वही 4000 आदमी वोट करके जिसको निकालेगा कि इनको टिकट मिलेगा उसी को टिकट मिलेगा। यही व्यवस्था दूसरे दलों से ये अलग है कि टिकट ऊपर से नहीं मिलेगा, टिकट उनको दिया जाएगा जिसको संस्थापक सदस्य वोट से चुनेंगे। अगर वोट में एक नाम पर सहमति नहीं हुआ, 2 नाम आ गया, 3 नाम आ गया, तो तीनों नाम पर पब्लिक सर्वे होगा, फिर समिति के सामने रखा जाएगा। आपको लगेगा टेढ़ा, और बहुत आदमी अभी सोचते हुई हन, अभी जाके कहबो करी हन, कह रहे अभी कहत न बाड़न, देखिए होई ऐसा ही कि जरा चाहिए नौकरी के टिकट मिली। तो आपको हाथ जोड़ के बता रहे हैं और गंभीरता से भी बता रहे हैं कि अगर आपके मन में ऐसी सोच है तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। अगर आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो ये व्यवस्था आपके लिए माकूल नहीं है। बिल्कुल इसमें मत आइए। पहले से जो दल है, जो समीकरण है, उसी में रहिए। इसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है। हम अपना जीवन का सब कुछ इसलिए नहीं छोड़कर आए हैं कि आपको टिकट दे के हमको आपको विधायक बनवाना है। आपको अच्छा लगे तो आइए, और नहीं अच्छा लगे तो जहाँ हैं वहीं रहिए। इसमें अगर आप आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर अहन हमारा कंधा पर हाथ रख दिहन, काल विधायक बन जाई, परसों मंत्री बन जाई, तो आपसे ज़्यादा गलती कोई नहीं कर रहा है। आप कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी हमारे करीबी हो, इस व्यवस्था को आप भेद नहीं पाइएगा। इसी व्यवस्था के तहत आना है तो आपका बिल्कुल स्वागत है। इसके मालिक मुखिया बनिए। और अगर नहीं आना है, इस व्यवस्था के अलावा कोई व्यवस्था मालूम बा कि हम ऐसे ना वैसे कर ले, तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं पहले से। बाद में आकर हमारे सामने इशू मत लाइएगा कि भैया हम सोच के हई आइल रही। आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। हम आपके भरोसे, किसी एक आदमी के भरोसे यहाँ नहीं आए हैं।
आप जिस दल में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, वहीं पर रहिए। अगर इसमें आइएगा तो इसी व्यवस्था के तहत चलना पड़ेगा। जिनको भी प्रखंड समिति के संस्थापक सदस्य मिलकर चुनेंगे, वही लोग वार्ड सदस्य लड़ेंगे, वही मुखिया लड़ेगा, वही बीडीसी लड़ेगा, वही जिला परिषद लड़ेगा, वही प्रमुख लड़ेगा, वही विधायक और एमपी लड़ेगा। दूसरा कोई उपाय है नहीं। बिहार में मेरा कोई रिश्तेदार रहता नहीं है, तो आप किसी को संपर्क कर नहीं सकते हैं। किसी को यहाँ इतना पैसा है नहीं बिहार में कि हमको पैसा दे दे, और दूसरा हमारा कोई प्रयोजन है नहीं। हम आए हैं, आप कई आदमी के लागत है कि जो हमारा संग लड़का काम करता सन वो कुछ बता देगा। तो अभी में जितना लोग आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, आपको पहले देख रहे होंगे कि 3 को 4 को लड़का तो अभी बदल गया होगा। जो 4 महीना पहले मिल रहा था वो लड़का अब है नहीं है। तो हर 3 महीने पे हम वो लड़कों को बदलते हैं। जो एजेंसी सर्वे करती है वो एजेंसी तो हैदराबाद में बैठती है, तो उससे भी आपको भेंट नहीं होगा जीवन में। जो हमारी अपनी पॉलिटिकल यूनिट है वो तो कलकत्ता में बैठाते हैं, उससे भी आपको जीवन में भेंट नहीं होगा। तो वो सब चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको इस सोच से में भरोसा है, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप में काबिलियत है और आपके प्रखंड, आपके समाज में लोग आपके साथ हैं, तो रउआ प्रशांत किशोर के जाने की जरूरत नहीं है। आपका नाम आएगा, हम अपने आप आपको बुलाकर आपके पीछे अपनी ताकत, शक्ति, पैसा हम लगाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई व्यवस्था आपके पास है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं, हम जानत नहीं आदमी के अंगेरे भी कहत न बढ़ाऊं, देखिए न का हुई। तो ये होने वाला नहीं है। हमको चुनाव जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है। हम वो काम 10 साल देश में बहुत बड़े स्तर पर किए हैं। आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता चुनाव लड़ना हो सकता है, हमारी प्राथमिकता चुनाव लड़ना नहीं है। हमारी प्राथमिकता सही लोगों का संगठन बनाने से है, जो इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब चुनाव हुई तब देखल जाई, चुनाव तभी है नहीं। इसलिए अगर जो लोग भी समझते हैं कि आप हमसे इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारे पास फार्मूला है चुनाव जिताने का, तो आप बिल्कुल इसमें से बाहर निकल जाइए। हमारे पास ना फार्मूला है और ना अगर फार्मूला है तो आपको हम देने वाले। अगर इस व्यवस्था में जुड़िएगा तो आपको 3 साल 4 साल संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। हम अपने जब 14 घंटा पैदल चल रहे हैं और आप सोचिएगा कि बैठे बैठे हमसे आके मिल के आप आगे बढ़ जाइए, तो कैसे संभव है? नहीं संभव है। तो इस बात को पूरी तरीके से आप आत्मसात कर लीजिए। इसीलिए हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। संस्थापक सदस्य जो रहेगा उसी के पास इसका अधिकार होगा कि दल को कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए, दल का नेता कौन हो, दल की प्राथमिकता क्या होगा, दल का टिकट कैसे बटेगा। इसको अभी से खाली हमारी भूमिका ये है कि संस्थापक सदस्यों के चुनाव होने तक, संस्थापक सदस्यों के द्वारा अपनी कमेटी बनाने तक, बाहर हमारे साथी जो काम कर रहे हैं वो आपकी मदद करेंगे ताकि ये व्यवस्था आगे 3-4 महीने में बन जाए। इसी प्रक्रिया को पूरा बिहार के हर जिले में करेंगे। जब पूरा बिहार हो जाएगा तो राज्य का स्तर का सम्मेलन होगा, उसमें सबको बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। आप चाहिए तो उसमें आइएगा, अपना मत दीजिए, अपना बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ठीक लगेगा तो जुड़े रहिएगा, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं जुड़िएगा। दूसरा एक सवाल हर जगह प्रखंड में जहां हम जाते हैं लोग पूछते हैं कि भैया संस्थापक सदस्य जो बाद में बनी ओकर का हुई। तो इसमें आपको बता दे रहे हैं कि पहले 1% के बाद, एक बार 1% बन गया 3 महीने में, उसके बाद जो संस्थापक सदस्य बनने चाहता है उस पर रोक नहीं है, लेकिन उसको मत का अधिकार नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि समाज में अभी तक का अनुभव रहा है पिछले 30-40 साल में कि इस तरह के अभियान में जो लोग शुरुआती कंधा लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लोग पीछे छूट जाते हैं और लास्ट में आदमी आता है अपने को बड़ा समझ के, उसको दल में या इस तरह के अभियान में जगह मिल जाती है। इसलिए ये व्यवस्था हमने बनाई है कि जो लोग बाद में आएंगे उनको 3 साल तक कम से कम मत का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ 2000 सिद्धवलिया में संस्थापक सदस्य हो गए, बैकुंठपुर में 2000 हो गए, और 4000 आदमी मिलकर कोई अपने से बाहर का आदमी चुन दे तो वो चुना जा सकता है। लेकिन जब तक सब मिलकर चुनेगा नहीं तब तक उसके बाद नहीं माना जाएगा, और उस व्यक्ति को खुद का अधिकार मत का नहीं होगा। ये दोनों में फर्क है। जो शुरुआती दौर में इसमें कंधा लगाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे इसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उन्हीं को मत का अधिकार होगा, उन्हीं को पदाधिकारी बनने का या आगे इस व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। मोटे तौर पे ये बात है। एक अंतिम बात समझ लीजिए,
आप लोग भी, आपके मन में भी आता होगा, समाज में भी आपसे पूछा जाता होगा कि भाई इतना बड़ा ये अभियान चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है इसको करने के लिए? तो इसको पैसा इस पूरे चीज को करने के लिए उन राज्यों के लोगों से ले रहे हैं जिन राज्यों में सरकार के बनने में हमने पिछले 10 साल में मदद किया है। आज देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसे लोग मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लोगों की सरकार है जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। उनसे शुरुआती मदद ले रहे हैं कि बिहार में हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप लोग मदद कीजिएगा तो इस व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है। लेकिन इस मदद से इस पूरे दल को, पूरे अभियान को आगे नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए कुछ दिनों में आप देखेंगे देश में क्राउड फंडिंग का, मतलब पब्लिक से पैसा लेने का सबसे व्यवस्थित और बड़ा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं हम बिहार में। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोनो चिड़िया का नाम है जिसका उपयोग राजनीति में हो सकता है। हम एक नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं बिहार में, जिसमें मोबाइल के जरिए आप अपने घर में बैठे बैठे, अपने ऑफिस, अपने खेत में बैठ के, अपने दुकान से बैठ के 100 रुपया 200 रुपया जन सुराज को बैंक के जरिए भेज सकिएगा। मोबाइल, आपके मोबाइल से बैंक के माध्यम से पैसा जन सुराज तक आएगा। लक्ष्य ये है कि आगे चुनाव अगर लड़ना पड़े तो उससे पहले 2 करोड़ बिहार के लोगों से कम 100 रुपया लिया जाए, ताकि 200 करोड़ रुपया बन जाएगा। अगर 100 रुपया भी 2 करोड़ आदमी दे दिया तो 200 करोड़ रुपया हो गया। वो बहुत काफी है चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि किसी एक बड़े आदमी के दबाव में इस पूरे व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। अगर बिहार में पैसे वाले आदमी से मदद लिया जाएगा तो कल होकर यही कहेगा कि भैया हमारे यहाँ रहिए, इन्हीं को टिकट दीजिए। तो घर घर जाकर जो हम कह रहे हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी अगर होशियार है, समझदार है, सही आदमी है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको जन सुराज के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए किसी बड़े आदमी से बिहार में पैसा नहीं ले रहे हैं। जो हम ये पदयात्रा कर रहे हैं इसमें किसी के घर नहीं जाते हैं, किसी का एक कप चाय नहीं पीते हैं, किसी के यहाँ खाना नहीं खाने जाते हैं, अपने घर भी नहीं जाते हैं, आपके घर भी नहीं जाएंगे। तो इस बात को भी आप लिख कर रख लीजिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके घर जाने में हमको दिक्कत है, लेकिन जिसके घर जाएंगे तो कल मार्केट में अब वो चलाएगा कि हमारा घर आए हम खाना खाए, तो आपको लगेगा कि हम उनके ज़्यादा करीब हैं। इन्हीं सब चीज़ से बचने के लिए हम लोग कैंप में ही रहते हैं। एक बार 2 तारीख से चलना शुरू किया है तो जब तक पूरा पदयात्रा खत्म नहीं होगा तब तक कैंप में ही रहना है। ऐसा नहीं कि पदयात्रा खत्म हुआ तो बीच में अब 4 दिन चले गए छुट्टी मनाने, फिर आए या फिर वहीं से पदयात्रा शुरू किया। कई लोग, आप लोग गोपालगंज में ये भी बताएंगे कि भैया बगल में हमारा गाँव है, मोटरसाइकिल पर चल के देख लीजिए। किसी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना है, गाड़ी पर नहीं बैठना है। जब पदयात्रा कर रहे हैं तो शुद्ध रूप से पदयात्रा ही कर रहे हैं। 2 तारीख से चलना शुरू किए हैं तो गाड़ी पर पैर ही नहीं रखते हैं। अब मोटरसाइकिल पर बैठ के दूसरे गांव में चले जाएंगे तो उससे दिक्कत कुछ नहीं है, उससे कोई, इससे आंदोलन की ताकत कम नहीं होती है। ये बस किसी काम को करने के पीछे एक शुद्धता जो होनी चाहिए वो सोच है। आप छठ का व्रत करते हैं, अगर जाके कमरे में एक घुट रुआ पानी पी ले तो क्या रोकता, लेकिन आप क्यों नहीं पानी पीते हैं? इसलिए नहीं पीते हैं कि आप उस चीज को शुद्धता से करना चाहते हैं। तो अगर हम पदयात्रा कर रहे हैं तो इसको जितनी शुद्धता से किया जा सकता है उतनी शुद्धता से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर चले और उसके बाद ही कैंप में आवे से पहले 2 किलोमीटर सरे हेबा तो मैं गाड़ी से बैठ के चले नहीं। एक बार पैदल चलना शुरू किए हैं तो प्रयास ये है कि बीमार अगर नहीं पड़े तो पूरा बिहार एक बार में ही घूम कर पूरा करेंगे, पैदल चल के करेंगे। साल भर लगे, 1.5 साल लगे, बीच में होली आवे, दशहरा आवे, छठ आवे, कहीं नहीं जाना है। समाज के बीच में ही रह के इस काम को ईमानदारी से, शुद्धता से पूरा करना है। अगर आप में से जो लोग अपने घर बुला रहे हैं, लोग आता है कहने भैया खाना खा लीजिए, हमको आपके यहाँ खाना खाने में दिक्कत नहीं है, आगे कभी आएंगे तो खा लेंगे, लेकिन इस अभियान के तहत किसी के यहाँ खाना खाना, चाय पीना, नाश्ता करना, जाना ये संभव नहीं है। आपके साथ मोटरसाइकिल गाड़ी पर बैठकर अगल बगल कोई एरिया आप दिखाना चाहते हैं वो भी संभव नहीं है। यही इतना ही कर सकते हैं कि अगर पैदल वहां जाया जा सकता है तो पैदल चलने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा रउआ सब वैसे नए में आदमी हो जो कही कि हमारा पंचायत में भैया ना आई नहीं, हमारा गाँव में ना आई नहीं। आप उसकी चिंता मत कीजिए। जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं
तो एक ही रास्ता ले सकते हैं, अब 4 रास्ता से वहां पहुंचा जा सकता है, चारों जगह तो नहीं जा सकते हम। लेकिन मेरे साथ कोई 600 लोग काम कर रहे हैं, 500-600 लोग काम कर रहे हैं। हम यहाँ जाने से पहले, जिला छोड़ने से पहले, प्रखंड पंचायत छोड़ने से पहले सारे पंचायत का सारा आंकड़ा, सारी जानकारी, सारी योजना यहाँ बैठकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 3 दिन से चल रहे थे, आज यहाँ रुके हैं, ताकि इन दोनों पंचायतों में जो जिन लोगों से भी मिलने की जरूरत है उनसे मिल सकें, बात कर सकें। इन 3 दिनों में जितने पंचायतों की समस्याएं, जितने विषय लोगों ने बताए या हम लोग के साथियों ने नीचे जाके इकट्ठा किया, उन सब पर चर्चा कर लेंगे और सारे पंचायतों का योजना का एक प्रारूप बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हर दूसरे तीसरे दिन जो हम रुकते हैं, ये आराम का दिन नहीं है, ये संकलन का दिन है। सारी समस्याओं का, सारे उन व्यक्तियों का और सारे समाधान के विषयों का जो लोगों ने बताया, जो समझ में आई, इसको पूरा एक जगह संकलित करने के लिए हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन रुकते हैं, ताकि कोई विषय छूट ना जाए। अगर आपके गांव में हम व्यक्तिगत तौर से नहीं पहुंचे तो मेरा कोई ना कोई साथी वहां पहुंचेगा जरूर, आपको फोन आएगा जरूर, आपसे पूछा जरूर जाएगा कि आपके विषय, आपके यहाँ क्या समस्या है या क्या समाधान है। प्रयास ये है कि हर पंचायत में वहाँ के समस्याओं को समझा जाए, वहाँ की जो संभावना है, वहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी योजना बनाई जाए। कि जब पूरी पदयात्रा खत्म होगी तो बिहार के हर पंचायत का 10 साल का विकास का योजना बनाकर अलग अलग जारी करेंगे। पूरा बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत का। तो आपके पंचायत का क्या योजना बना, वहाँ क्या समस्या है, उसका कैसे समाधान किया जाएगा, ये तो बताएंगे ही। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, आपके पंचायत में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। और ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में 500 से 1000 लोगों को नए रोजगार के अवसर कैसे दिए जाएंगे, ताकि किसी को रोजगार के लिए बाहर पलायन न करना पड़े। जब पदयात्रा खत्म हुई तो ये योजना बनाकर जारी होगा। आप अपने पंचायत का योजना देख पाइएगा, ठीक लगे तो उसको समझिए, आगे बढ़ाइए, और ना ठीक लगेगा तो उसमें छोड़ दीजिएगा। और बनाने की प्रक्रिया में आपसे कई बार फोन से लड़के संपर्क भी करेंगे, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, आपका सलाह लेने के लिए। अगर आप जुड़कर वो जानकारी देंगे तो उससे फायदा है, न भी दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर से वहां नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पंचायत में या उस गांव की जानकारी हम तक नहीं पहुंची। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। अब आपके मन में जो सवाल है, सुझाव है, वो आप बेझिझक होकर कीजिए। अगले 1 घंटा आपके लिए है, आप जो भी चाहें सवाल जवाब कर सकते हैं। बोलिए भैया, जिसको पूछना है कुछ पूछ सकता है, अगर नहीं तो फिर आप, अगर कोई सवाल जवाब नहीं है तो इसको बंद करेंगे। कोई सवाल नहीं है तो फिर आप उठिए, चाय पीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। आपके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि बिहार के या भारत के 6 राज्यों से आपको फंडिंग होता है। राज्यों से नहीं, राज्यों के लोगों से। राज्यों के लोगों से जी। उस राज्य के लोग में अवश्य कोई न कोई बड़े लोग जरूर होंगे जो उतने लोगों को एक साथ जुड़ करके और इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी संख्या में लोगों को जुड़ा दिए हैं और इतना खर्च हो रहा है, हम लोगों के सोच से परे है। यह आपकी विद्वता और आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी का फल है, जो इतने लोगों को आप प्रभावित करके, एक आदमी को प्रभावित जल्दी नहीं कर पाता है, लेकिन आप इतने लोगों को प्रभावित करके और इतनी अधिक संख्या में लोग एकजुट किए हुए हैं और उनके लिए फंडिंग भी कराते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि मैं यह भी
चाहूंगा कि चूंकि आप तो 6 राज्यों के जो बड़े लोग हैं, जहां जिनकी सत्ता है, उनके प्रभाव से प्रभावित हैं, तो क्या उनका प्रभाव हम लोग पर लादा जाएगा? देखिए, अच्छी बात आपने पूछी है। एक जरा हमारी बात को समाप्त करने दीजिए। बहुत से ऐसे, चूंकि 6 राज्यों में सभी एक राजनीतिक दल नहीं है, सभी अलग अलग हैं और अलग अलग विचार के लोग हैं। क्या जिनके विचार से हम सहमत नहीं हैं, क्या उनके विचार को भी आप हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप भी इसमें आवे? और है, यहाँ की स्थानीय कुछ समस्या है, और उस समस्या, चूंकि हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, हम लोग एकदम साधारण आदमी हैं। खेती जो करता है, जिसके पांव न फटे हुए बाई उका जाने पीर पड़ाई, जो खेती करता है वही जानता है कि खेती का मर्म कितना है और कितना मेहनत करता है और कैसे कमाता है। मैं लोगों से राय मशविरा करके, क्योंकि हमारे जानते सभी लोगों की समस्या है जंगली जानवर की समस्या। यहाँ हम खेती करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, रातों दिन कमाते हैं, रात में दिन में जंगली जानवर आता है और खा करके चला जाता है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। हमने डीएम साहब को, यहाँ तक कि बिहार के जो कृषि मंत्री उस समय हुआ करते थे प्रेम कुमार जी, उनसे भी सामने सामने कहा है, लेकिन प्रेम कुमार जी का यह जो था, उन्होंने कहा कबीरपुर में, उन्होंने कहा कि क्या यह प्रेम कुमार की समस्या है? हम कहे नहीं श्रीमान जी, आपकी समस्या नहीं है, आपके द्वारा मैं समाधान की कोशिश करता हूं कि यह समस्या बहुत पहले से है और आज यह समस्या विकराल रूप धारण कर ली है, तो उस समस्या का हम चाहते हैं कि समाधान हो। हमने यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से डीएम साहब को भी दिया, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हमने सुझाव भी दिया कि जंगली जानवरों, जब देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके नियंत्रण के लिए आप मीटिंग बुलाते हैं, सोचते हैं कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। उस नियंत्रित करने के लिए एक बंध्या क्रम बनाया जाता है कि चूंकि उनकी संख्या बढ़े नहीं, तो आप चाहें तो जो जंगली जानवरों की संख्या जो बेतहाशा बढ़ रही है, उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप तो बहुत व्यय कर रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए शरण स्थल बनाया जाए? 10-20-50 एकड़ में घेर करके, वैसे जमीन जो बैरन लैंड है वहां उनको रख करके और उनके लिए आप एक शरण स्थल बनावें और शरण स्थल बना करके उनको उसमें रखें। तो इस तरह से अगर, और आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर होता रहेगा तब तो हम खेती कर पाएंगे। हम आप लाख रुपया कमाइए, लेकिन खाने के लिए अन्न के बदले रुपया दे दिए जाए तो कोई जीवित रहेगा? अन्न ही खाएगा सभी कोई। तीसरी समस्या है, बगल में हमारी सिवलिया फैक्ट्री है, यह और हम लोगों का अधिकांशतः रोजी रोटी इसी से चलता है। घर में लड़का बीमार पड़ा, लड़की की पढ़ाई हुई, लड़की की शादी हुई, जितने भी जो काम होते हैं अपने घर का, सभी इसी से जो कुछ आय होता है उसको करते हैं। यह हम लोगों का 2 तरह से शोषण करता है। एक घटतौली हम ले जाते हैं, 50 क्विंटल होता है 35 क्विंटल, इसको हमने पकड़ा है, FIR हुआ है और उस पर 4 सीटेड हुए हैं 2 बार, 2015 और 2017 में। मैंने सिर्फ अपने नाम से किया है। और अब आजकल घटतौली तो है ही है, एक और वो बहाना बना लिया है। 3 तरह के ईख हैं यहाँ, एक वेराइटी, सामान्य और रिजेक्ट। तो जो किसान बीज तो वही देता है, और बीज देने के क्रम में 2-4% कभी कभी कुछ न कुछ मिलावट हो जाती है। किसान लाद कर ले जाते हैं अपने गन्ने को, वेराइटी 38 हुआ, 18 हुआ, ले जाता है। उसके जो दलाल हैं या उसके जो कर्मचारी, कहिए दलाल तो नहीं, गलती से कह दिए, तो उसके जो कर्मचारी हैं उसको खींचते हैं। किसको खींचते हैं? जो 100 है उसको नहीं, उसमें 2 है उसको खींचते हैं। तो क्या यह वेराइटी नहीं है, यह तो रिजेक्टेड है। और हमारा जो 90% जो गन्ना है उसको रिजेक्ट में तौल किया जाता है, जिसका रेट करीब 50 रुपए क्विंटल से अधिक कम है। तो इस तरह से भी वो शोषण कर रहा है। तो शोषण करने में किसको मिलाता है? यह हम ही लोगों के घर के, जैसे अंग्रेज था, अंग्रेज भी हम ही लोगों के घर पर हम ही लोगों से हम लोगों का डंडा चलवाता था, ठीक उसी प्रकार से यह भी करता है। हम इन लोग के बीच के कर्मचारियों को रखा है और उन्हें वह
तरह तरह के प्रलोभन देता होगा। और यह तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि 50% से अधिक अगर कोई मिलावट हो तो उसको मिलावट में गिनना चाहिए। अगर कम होता है, जितना परसेंटेज हमको है उतना तो मिलना चाहिए। ठीक बा, 3-4 को सवाल बाबा एक कोई मिनट नहीं है। और थोड़ा सा हम और करते हैं, अगर मैंने खराब है तो कह दीजिएगा। यहाँ के इतने राजनीतिक दल हैं, एक राजनीतिक दल नहीं, मैं सभी राजनीतिक दल को चुनौती देता हूं कि उसमें 95% लोग वैसे हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। करप्शन को मिटाने में और बढ़ाने में नेताओं का ही हाथ है। अगर नेता चाहे तो मिट जाए, नेता चाहे तो बढ़ जाए। करप्शन बिगेस्ट फ्रॉम द टॉप कहा जाता है, प्रवर्ब है, लेकिन उसे नियंत्रित कैसे। यहाँ के पाठक आए थे डीएम एठो यहाँ गोपालगंज में। डीएम साहब को आते ही न जाने कौन सा मंत्र वो जानते थे कि करीब करीब हमको उम्मीद था कि ये 80% करप्शन समाप्त हो गया। जो इतना बढ़िया चला, जब चले गए फिर जो करने वाले थे वही किए और करते जा रहे हैं। तो चूंकि आप गांव गांव घूम रहे हैं, सभी के समस्याओं को सुन रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी बात को सुनी जाएगी। अगर हम जाते हैं डीएम साहब के पास या किसी के पास, हमको जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाएगा कि आप मेरा ना आप कहाँ जा रहे हैं। तो इससे हमारी बात को सुनेगा कौन? वह सुनेगा आपके माध्यम से। क्योंकि हम और आप जिन लोगों की खोज करते हैं, बड़ी अच्छी सोच है। माने हमको तो लग रहा है कि आप फरिश्ता आ गए हैं, इसलिए कि आपकी सोच इतनी बड़ी है कि मैं उस सोच का कायल हूं। आप अच्छे लोगों को ढूंढना पसंद करें। अच्छे किसको कहा जाता है? हम लोग चाहते हैं, सोचते हैं अच्छा वह आदमी है जिसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि यही है। तो अच्छे लोगों को पीछे चलाने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन देंगे, वो तभी जाकर उसे पीछे चलेगा। अच्छे लोगों के पास कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। जितने अच्छे लोग हैं, जिनको बिल्कुल ही अच्छे कहते हैं, उन अच्छे लोगों के पास साथ एक भी आदमी चलने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कि वह तो अपनी अच्छाई को बताएगा। समाज तो पूरा गंदा हो गया है। एक नहीं, जनता भी भ्रष्ट है, नेता भी भ्रष्ट है, कर्मचारी भी भ्रष्ट है, सभी लोग तो वही हैं। ज्यादा परसेंट, सब तो नहीं है लेकिन ज्यादा परसेंट हो गए हैं। इसलिए आपका यह जो मुहिम है बड़ी अच्छी चीज है कि दूध को मथ करके और उसमें से मलाई को निकालना है। यह बड़ा ही कठिन काम है और पहचानना भी बड़ा कठिन है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं आपके इस कार्य के प्रति नतमस्तक हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए बाबा, कई तरह की बात कहे तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं। अच्छे लोग, इसके स्लोगन में लिखा है सही लोग। हम मजबूत आदमी नहीं ढूंढ रहे हैं जिसके पीछे बहुत आदमी चलता है। हम लोग 10 साल राजनीति से जुड़े रहे और राजनीति में मजबूत को ही सही मान लिया जाता है कि यही आदमी चुनाव जीत सकता है, यही आदमी भीड़ जुटा सकता है, और उसी के पीछे आदमी ताकत शक्ति लगाता है, दल भी टिकट देता है कि वो जीत कर आए। तो ये जो पूरा अभियान है, ये मजबूत लोगों को ढूंढने का अभियान नहीं है, ये अभियान है सही लोगों को ढूंढने का। सही, इसके पीछे सोच ये है कि सही के पीछे ताकत शक्ति बुद्धि पैसा लगाकर मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूत को जिता देंगे तो सही हो इस बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए हम मजबूत आदमी नहीं खोज रहे हैं, हम कोई रैली नहीं कर रहे हैं, हम 100 आदमी के साथ भी पैदल नहीं चलते, हम तो 50 को 60 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। अगर हम मजबूत आदमी खोजेंगे तो कहेगा कि 200 आदमी भैया लेके आओ तंड्रे संगे पैदल चलो, वो मजबूत आदमी होगा। लेकिन जो आपने कहा कि कोई बचा ही नहीं है, तो मैंने शुरू में कहा, आपने कहा कुछ लोग अच्छे हैं ना भाई, हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, अगर 100 में एक वो अच्छा बचा है तो अब भी बिहार में 15 लाख अच्छे आदमी हो गए। यहाँ पूरा बिहार में 1.5 लाख जनप्रतिनिधि चुन के आता है, वार्ड सदस्य से मुख्यमंत्री तक। तो 15 लाख आदमी अगर अच्छा बचा है तो आप अगर 50,000 अच्छे आदमी को ढूंढ लीजिएगा तो काम बन जाएगा। दूसरी बात इसमें समझिए, आज का जो सिस्टम है इसमें अच्छे लोग अगर आ भी जाएं तो कहता है कि भैया सिस्टम में व्यवस्था इतना खराब है कि हमरो बिगड़ में चोरी कर ही के पड़ी। तो हम वो जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इतने अच्छे लोग रहें कि अगर कुछ गलत लोग आ भी जाएं तो वो भी गलत न करने पाए। फुल प्रूफ तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है, लेकिन 100 में अगर 60 को अच्छा हो गया तो 40 को जो खराब है
जैसे आज अच्छे लोग जाकर गलत व्यवस्था में ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरीके से इस व्यवस्था में अगर कोई गलत आ जाएगा तो वो नहीं कुछ कर पाएगा। आपने किसानों की समस्या की बात की, ये 3 तरह का गन्ना, घटतौली, हम अभी 105 दिन से पैदल चल रहे हैं, कोई जिला ऐसा नहीं मिला, कोई किसान नहीं मिला जो इसकी बात नहीं कर रहा है। 5 से 7 क्विंटल घटतौली और 3 वेराइटी का गन्ना। पहले वेराइटी का दाम सबसे ज़्यादा, जिसमें रोग ज़्यादा लग रहा है, सूख ज़्यादा रहा है। दूसरे और तीसरे वेराइटी के गन्ने को सबसे अंत में खरीदा जाना, किसानों को परेशान होना, ये सारी समस्या है। आप गन्ने की बात कर रहे हैं, आप धान अभी काटे होंगे, 2050 का धान आप 1200, 1400, 1500 में बेचे हैं। तो किसानों की समस्या ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको मालूम है। लेकिन इसके लिए आवाज कौन उठा रहा है? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, इसको याद रखिएगा। 5 किलो घटतौली से आप और हम चिंतित हैं। बिहार में जो समर्थन मूल्य है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना का, और जिस रेट पर आप बेचते हैं, इस दोनों में 30 से 40% का करीब फर्क है। 2050 के धान के दाम पर वह बेचनी 1500 में। तो 10 साल का हमने इसका अध्ययन कराया और पाया कि हर साल बिहार में अगर समर्थन मूल्य पर 70% भी अनाज खरीद लिया जाए तो बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। इतना पैसे का नुकसान हो रहा है बिहार के किसानों का, लेकिन हम लोग कोई आवाज उठा रहा है? पूरा बिहार में एक को किसान नेता का नाम बता दीजिए। जब कृषि कानून देश में आया, आपने, हमने, पूरे देश ने देखा, दिल्ली को घेरा किसानों ने। कहाँ के किसानों ने घेरा? पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने। पंजाब में 70% गेहूं, 70% धान समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। तो वहां के किसानों ने 1.5 साल तक दिल्ली को घेरे रखा। किसी दल की बात नहीं है, नेता की बात नहीं है, तब तक घेरे रखा जब तक कानून वापस नहीं हुआ। और बिहार में मंडी का कानून, समर्थन मूल्य पर खरीदने का कानून 12 वर्ष पहले हटा दिया गया। हमको आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दाल भात चोखा का के आदमी सुतल बान, ठीक बा, होई ना भैया, का करी, बिहार में ऐसा ही बेचाला। तो कैसे सुधरेगा? जब आप अपने अधिकार के लिए सजग नहीं हैं तो कैसे सुधरेगा भाई? आप 277 का यूरिया 900 में खरीद रहे हैं, और नीतीश कुमार अभी आयल रहन चंपारण में, 4 घंटा थे, हम चल रहे तो गाँव गाँव आदमी ऐसे कहता कि जैसे यूरिया के दामे से उनका जीवन सुधर जाए। बहुत कष्ट में लोग हैं। 4 बजे शाम से लोग, 4 बजे सुबह से महिलाएं लाइन लगा रही हैं यूरिया खरीदने के लिए, उस पर भी पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार अलन तो 100 आदमी भी जाकर रोड पर बैठने को नहीं तैयार है रास्ता पर कि ना भैया यूरिया नहीं खरीदवाओ। तो जब समाज नहीं अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा तो ये सुधरेगा कैसे? ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि पेड़ की टहनी की बात करने से नहीं होगा, इसके जड़ को मजबूत करना होगा। जड़ में बात यह है कि यूरिया आप चाहे 277 का 800 में खरीदिए कि 1000 में, जिस दिन वोट होगा उस दिन आप ब्राह्मण बन जाइएगा, कुशवाहा बन जाइएगा, यादव बन जाइएगा, महादलित बन जाइएगा, तो उस दिन तो आपको यूरिया याद रहेगा नहीं। तो सरकार और नेता भी नहीं डरता है। आप जिस प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं, उसी भाजपा को तो हम लोगों ने वोट दिया है भाई। इसी घटतौली के नाम पर के बावजूद भी तो आप भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, तो काहे डरेगा आपसे? क्यों नेता डरेगा? हम रोज मन से खुली चुनौती दे रहे हैं। हम लोग सब भाजपा को वोट दिए हैं, तभी ना 40 में 39 MP NDA का जीता है। यहाँ काम क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा ही नहीं है। हम आपसे इतना ही कह रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक बुलाई है 9 साल में, एक बैठक, तो आप कहिए हम कल से भाजपा का झंडा लेकर घूमने को तैयार हैं। आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए कि मोदी जी ने एक बैठक बुलाई कि भाई 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों ने गुजरात के एक आदमी को पूरा भरोसा करके अपने बाल बच्चों की जिंदगी की चिंता किए बगैर हमको वोट दिया है। ये देश का सबसे गरीब लोग है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, कम से कम बिहार के विकास खातिर एगो बैठक तो बुलाई। 9 बरस में आपको 1 घंटा समय नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिहार की जनता, हम और आप जाके फिर कमल को ही वोट देंगे, तो काहे मोदी जी काम करेंगे भैया? तो किसी को एक मिनट हमको पूरा करने दीजिए। नहीं, आप सुनिए, सुन लीजिए बात, फिर नहीं, हम आपसे बात फिर करेंगे 1 घंटा समय बाद। अभी
में ऑप्शन की बात नहीं है। बात क्या बात कि अगर हम भाजपा के वोटर बानी तो हम भाजपा के खड़ा समर्थन में खड़ा हो जाए, कोई लालू नीतीश का समर्थन होगा तो उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। हम लोग अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होंगे, बाकी सब खातिर खड़ा हो जाएंगे। हम लोग के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जब पढ़े के व्यवस्था नहीं किए खातिर नहीं खड़ा हो, जब लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं किए खातिर कोई नहीं खड़ा हो। कोई मोदी जी के झंडा लेके घूमता, कोई लालू नीतीश के झंडा लेके घूमता। इसीलिए हम रोज मन से कहते हैं, आदमी कहता है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, हम रोज मन से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ खड़े ही नहीं है तो हमारे साथ खड़ा होइएगा। आधा आदमी के लड़का का शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपको बच्चे का चिंता नहीं है, आप जात में अजुराए हैं, धर्म में अजुराए हैं, तो आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। आपने जो पहला सवाल किया कि जिन राज्यों से आप पैसा ले रहे हैं उसका विचारधारा थोपिएगा, आपको दो बात कही है मैंने, आपने सुना नहीं। इस अभियान की शुरुआत के लिए उनसे मदद ले रहे हैं, और अगर 5-6 राज्यों में अलग अलग सरकार है, अलग अलग विचारधारा है, तो किसका विचारधारा कौन थोप देगा? और इसको चलाने की व्यवस्था बिहार के लोगों के पैसे से करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये व्यवस्था पहले ही काहे नहीं कर लिए? पहले इसलिए नहीं किए कि इसको अगर करते नहीं तो कौन देगा 100 रुपये? आदमी कही कह रहे तो बैठल बन, जब करियन पद यात्रा तब न देव। किसी चीज को जमीन पर आप करते हैं तब लोगों का भरोसा बनता है। और एक अंतिम बात और समझ लीजिए, आपको हमको अंदाजा नहीं है कि आप कितना समझते हैं कि इसमें पैसा लगता है। पैसा खर्चा होता है हेलीकॉप्टर से चलने में। एक दिन हेलीकॉप्टर लीजिएगा, 4 गो रैली करते हैं आप, तो उसमें 25 लाख 30 लाख रुपया लगता है। 25 लाख में तो सारा अभियान दिन भर चलता रहेगा। हम हेलीकॉप्टर से तो चल नहीं रहे, हम तो पैदल चल रहे हैं। पैसा लगता है भीड़ जुटाने में। जब आप राजनीतिक सामाजिक आदमी हैं, जब लोगों को बसों में बैठा कर लाया जाता है रैली करने के लिए, हम किसी को 1 रुपया दे नहीं रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। हम हेलीकॉप्टर पर चल नहीं रहे हैं, भीड़ जुटाने के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, और कहीं विज्ञापन देते नहीं है। कौनो अखबार में रुआ ना देख लो, कोई आदमी आके कहता है भैया मीडिया कवर नहीं के करत, हम ना करे। तो पैसा जहां खर्च होता है वहां पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। हम अपने दिमाग का खाते हैं। हम नेता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, विधायक MP नहीं है। सरस्वती की कृपा है, जहां दिमाग लेकर बैठे हैं वहां से पैसा लेते हैं। ये वो लोग पैसा, कोई मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही है। उन राज्यों के वो बड़े लोग पैसा दे रहे हैं जिनका भरोसा है कि प्रशांत किशोर अगर कर रहा है तो इसमें सफलता इसको मिलेगी, इसलिए कर रहे हैं। तो वह कोई आइडियोलॉजी कोई नहीं थोपने वाला, उसका चिंता मत कीजिए। किसका इंटरेस्ट है बिहार में थोपने में? बिहार में है क्या? बिहार में है क्या? ये तो आप हम यहाँ से खाली मजदूर है, मजदूर में लोगों का इंटरेस्ट है कि भेजो और मजदूर। कोई पावर नहीं है, आपका कर्ज है, आपका कर्ज है। आप नहीं समझते हैं कि बिहार में आज तक आप विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कभी चिंता की इस बात की कि बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं लगता है? मोदी जी की बात नहीं है, इससे पहले मनमोहन सिंह भी थे, दूसरे भी प्रधानमंत्री थे। आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगता है? कोई बताता है कि भैया यहाँ समंदर नहीं है, कोई कहता है कि खनिज नहीं है, कोई कहता है लॉ एंड ऑर्डर खराब है। समंदर भैया पाकिस्तान पंजाब में भी नहीं है, समंदर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो वहाँ कैसे फैक्ट्री लग रहा है? लोग कहता है खनिज नहीं है इसलिए नहीं फैक्ट्री लग रहा है। फिर वो बताएं कि जब शुगर फैक्ट्री पहले 33 को था चंपारण में, तो उसमें कौन सा खनिज लगेगा? वो तो गन्ना रोज यहाँ है ही। एंड लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का जो स्थिति है वही दूसरे जगह का स्थिति है। फैक्ट्री बिहार में इसलिए नहीं लगता है, इसको बड़े स्तर पर समझिए, क्योंकि आप पूरे भारत में लेबर के, मजदूर के सबसे चीप सप्लायर है। 12,000 रुपया में, 14,000 रुपया में 1 करोड़ मजदूर पूरे देश में फैक्ट्री चलाने के लिए, खेत काटने के लिए कहां से आएगा? अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो ये 1 करोड़ मजदूर अहन कहां से? आपने देखा कोरोना में कि जिन बच्चों को मार के भगा दिया गया घर से, उसी को लोग बस भेज भेज के वापस बुलाए। क्यों बुलाए? पंजाब में मजदूर नहीं है, गुजरात में, केरल में मजदूर नहीं है, तमिलनाडु में। इसलिए बुलाया कि तमिलनाडु में अगर आप मजदूर लीजिएगा तो उसका पैसा लगेगा 30,000 35,000। अब बिहार में बस भेज के भी बुलवाइएगा तो 15,000 में काम कर लेगा। तो अगर मोदी जी फैक्ट्री यहाँ लगवा दे तो जो गुजरात में फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो सब उनके खिलाफ हो जाएगा। आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है।
अभी कौन ऐसा उद्योगपति देश में है जिसको मोदी जी कहें कि तुमको फैक्ट्री लगाना है और उसका हिम्मत है कि कह दे कि नहीं लगाएगा? कोई है ऐसा देश में उद्योगपति कि मोदी जी बुला के कहें कि तुमको फैक्ट्री लगाना है यहाँ चंपारण में, अब फैक्ट्री नहीं लगेगा? लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर मोरबी में जहां पर लोग पुल के गिरने से मर गए, वहां पर 200 से ज्यादा सिरामिक की फैक्ट्री है और 80% बिहार का लेबर है। अगर लेबर कॉस्ट वहां बढ़ जाएगा तो जो फैक्ट्री के मालिक हैं वहां, जो भाजपा के सपोर्टर हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, वो तो सब उनके खिलाफ हो जाएगा। तो काहे यहाँ फैक्ट्री लगवाएं भाई? तो लेबर के जो सप्लायर आप हैं, यही हम लोग का कर्ज बन गया है कि कोई नहीं चाहता है कि बिहार में फैक्ट्री लगे, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री लगेगा तो मजदूरी का खर्चा पंजाब में, तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में बढ़ जाएगा। केरल में प्रतिदिन जो किसानी करने वाले लोग हैं, उसमें जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उसका लेबर का कॉस्ट है 761 रुपया, बिहार में 194 रुपया। तो आप जरा समझिए कि अगर बिहार से लेबर नहीं जाएगा तो क्या होगा वहां के लोगों का? उसका तो प्रोडक्शन का कॉस्ट 30% बढ़ जाएगा। ये बात ना आपको समझ में आ रही है, ना आपको समझने का आप कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में कैसे फैक्ट्री लगेगा? आप जिंदगी भर, अंग्रेज क्या करता था? आपसे यहाँ कपास की नील की खेती कराता था और फैक्ट्री इंग्लैंड में लगाता था, और इंग्लैंड में जो चीज बन जाती थी तो वही लाकर यहाँ बेचता था। वही काम बिहार में हो रहा है। बिहार से आप चीप लेबर ले जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कराकर वहां मोटरसाइकिल और कार बना रहे हैं, और वही मोटरसाइकिल, कार, सीमेंट, स्टील लाकर बिहार में बेच रहे हैं। तो हम लोग की दशा तो वही है। आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि मोदी जी निखल लगावत और मनमोहन सिंह निखल लगावत। अरे देश के जितने उद्योगपति हैं वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको ये बात बुझा कहाँ रहा है? अगर आपको विकास, बिहार में विकास हो तो पूरा देश का लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। 1 करोड़ लेबर यहाँ का जाके, 1 करोड़ से ज्यादा लड़का 12,000 में काम कर रहा है, ओवर टाइम करके 14-15 हजार रुपये कमाता है। 14 घंटा 12,000 में काम करे वाला लेबर मिलियन कहाँ है? 1 करोड़ भैया, कहाँ मिलियन? वो बता दी। बिहार में मिलियन है, इसे बिहार में फैक्ट्री नहीं क्या लागत? हाँ, कर ही रहा। 17 साल से। और उनको बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, बाबा का सवाल है ना कि 14 में 15 में आप नीतीश कुमार का मदद किए थे, तो आज उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? हमको जवाब दे देना चाहिए था पहले। इस बात को खूब ध्यान से समझिए कि 14-15 में नीतीश कुमार की हमने मदद की है, आज उनके खिलाफ में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और आदमी के तौर पे, तीनों का एग्जाम्पल समझिए। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उसके बारे में पूरी जनमानस में ये सोच थी कि इस आदमी ने बिहार को सुधारने के लिए 2005 से 12-13 में काम किया है। सबके सोच रहे कि ना रहे भैया कि पहली बार नीतीश कुमार ने कुछ सुधारने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार हमसे 2014 में मिले, दिसंबर में लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तो हमने उनको कहा कि आपने मांझी जी को बना दिया है, ये तो बिहार के विश्वास जनता के साथ गलत बात है। जनता ने आपको बनाया था, राजतंत्र तो है नहीं कि आप किसी को बना दीजिएगा। आप वापस आइए और बिहार का विकास होना चाहिए। बाकी अब चुनाव लड़ने की चिंता मत कीजिए, उसमें हम लोग अपना कदम कंधा लगाएंगे, आप जीत कर आइएगा। उन्होंने बात मानी, वापस आए, जीत कर भी आए। तो लेकिन आज वही नीतीश कुमार हैं, 7 वर्ष से जो प्रशासन चला रहे हैं, अधिकारियों का जंगल राज इसको बना दिया है। बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, अब ये नीतीश कुमार ने अधिकारियों का जंगल राज बना दिया। हम पैदल अभी चल रहे थे तो रामनगर में हमको एगो सैलून वाला बताया, उससे पूछा, लोगों ने कहा भैया इसका बड़ा पूछिए, बड़ा होशियार आदमी है, तो उससे पूछे कि लालू जी के राज में नीतीश के राज में क्या फर्क है? तो कहल भैया कोनो फर्क नहीं है, जनता का हजामत तो दोनों में बना है पूरा पूरा। फर्क इतने है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहा है। जंगल राज तो दोनों है। तो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो 2005 से 12 तक में उन्होंने काम किया था, उसकी मदद की है। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो 2012-2015 के बाद से जो बिहार को बर्बाद किया है उसका किया है। दूसरी बात, राजनेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो आदमी 14 में चुनाव नहीं हारा था, उनकी पार्टी लोकसभा में उनका सीट कम हुआ था। नीतीश कुमार थोड़े ना चुनाव हारे थे,
फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है। वही नीतीश कुमार आज चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 42 को विधायक आया है, लेकिन कोई ना कोई जुगत लगा के, कभी भाजपा का पकड़ के, हाथ पकड़ के, कभी लालटेन पकड़ के सत्ता में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में जो गिरावट आई है, आपको याद होगा मैंने जिस नीतीश कुमार की मदद की थी वो लाल बहादुर शास्त्री के बाद सेकंड आदमी था जिसने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। असम गैसल में एक रेल दुर्घटना हुआ था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नीतीश कुमार तब रेल मंत्री थे, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने पब्लिकली कहा कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आपने दे दिया, हम अस्वीकार करते हैं, आप काम कीजिए। नीतीश कुमार ने बयान दिया कि अगर 290 लोग की लाश देखने के बाद हम इस कुर्सी पर बैठेंगे कैसे। ये वो नीतीश कुमार है जिसकी मैंने मदद की थी। आज वही नीतीश कुमार कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गया, लाखों लड़के रोड पर चलते रहे, और नीतीश कुमार अपने बंगले से निकले नहीं, उसकी मदद के लिए खड़े नहीं हुए, तो कैसे मदद करें उस नीतीश कुमार की। और लोग, आप तो जो बात कर रहे हैं, आप तो लोकतंत्र की मूल भावना ही को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपको क्या बताया जाता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी दल को भरोसा करके 5 साल दीजिए, वो काम करे तो उसके साथ खड़े होइए, और अगर काम नहीं करे तो बिल्कुल उसके विरोध में उतनी ही मजबूती से खड़े होइए, उसका अंधभक्त मत बनिए। भाजपा का हम लोगों ने मान लीजिए समर्थन किया है, तो भाजपा काम नहीं करेगी तो जिंदगी भर उनका झोला ढोते रहेंगे। तो आप तो राजतंत्र बना दीजिएगा पूरा बिहार को। आप तो ये कह रहे हैं कि एक बार जिसकी आपने मदद कर दी उसको जीवन भर मदद करते रहिए तो चुनाव नहीं हारेगा, जबकि लोकतंत्र आपको ये न बताता है कि आप एक आदमी को 5 वर्ष किसी बात पर, किसी विश्वास पर, विचारधारा पर, कार्यक्रम के आधार पर आपने वोट किया, और उससे अपेक्षा है कि 5 साल में वो काम करे, और काम नहीं करे तो आपकी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है नागरिक होने के तहत तरह कि आप उसके विरोध में खड़ा होइए, उसको हराइए। नहीं हराइएगा तो पूरे जनरेशन को बर्बाद कर देगा। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि 32 साल से लालू नीतीश कर रहे हैं। इसको हटाइए पहले, 5 वर्ष में कोई नया लाइए, वो भी गलत करेगा तो उसको भी हटाइएगा। किसी का बाप का राज है यहाँ, राजतंत्र है कि हम ही रहेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का रहेगा। अब मोदी रहिए ना मोदी चलिए पूरा देश, चाहे अच्छा करें चाहे खराब। तो अगर आप ये मोदी के लिए हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो कोई लालू जी के लिए भी यही बात कहेगा, कोई नीतीश के लिए भी यही बात कहेगा। ये गलत है। जो भी काम करे उसका समर्थन होना चाहिए, जो भी काम नहीं करे उसका विरोध होना चाहिए, वो चाहे कोई हो, हमारे जात का हो, हमारा विचारधारा का हो। इस बात से जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सुधरेगा बिहार। आपका जो यूपिंग पॉलिटिक्स का जो कार्यक्रम चल रहा है, जनधनपुरा का जो पदयात्रा शुरू करने के पहले जब आपने जिले का भ्रमण किया था, और जिले के पहले तो उससे हम जुड़े हुए थे, और आपने जिले का जो भ्रमण किया था उसमें गोपालगंज के मीटिंग में भी हमसे और आपसे कुछ सवाल भी किए थे। और बाबा जो बताया कि मिल घड़तौली कर रहा है, 2 सवाल आपसे करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा उनको भी हम बोलना चाहेंगे। ये हम लोग की कमी है और हमारी यूनिटी नहीं है। अगर हमारी यूनिटी रहती, मान लीजिए कि ये जो आसपास के जो किसान है, अगर किसान स्ट्राइक कर दें कि गन्ना हम देंगे ही नहीं मिल को, तो मिल क्या करेगा? समर्थ है कि नहीं आप? अगर हम किसी दिन सब लोग मिल करके ये स्ट्राइक कर दें कि नहीं गन्ना हम 10 दिन 1 महीना देंगे ही नहीं, तो ये स्ट्राइक, मिल बंद हो जाएगी, मिल बंद हो जाएगी। मिल को मजबूर होकर के हम लोग से समझौता करना पड़ेगा। ये किसानों के साथ समझौता करिए, ये तो बात हो गई। और आपसे एक सवाल है, जो कोऑर्डिनेशन जो संस्थापक सदस्यों की जो संख्या है, अगर पंचायतों में मान लीजिए जाए कि 50 संख्या है, और जब पंचायतों की समस्याओं का जब प्रकाशन होगा कि भाई इस पंचायत की ये समस्याएं हैं, इसको हम लोगों ने संकलन किया है, तो एक सवाल ये है कि जो पंचायत के 50 मान लीजिए सदस्य होंगे, और जो समस्याएं आएंगे कि मान लीजिए कि हमारा सिरसा मानपुर पंचायत है, और उस पंचायत के आपके द्वारा चाहे आपके एजेंसी के द्वारा जो संकलन कराया गया है, उसमें अगर लगेगा कि 50 जो लोग संस्थापक सदस्य, उन लोगों को लगेगा कि नहीं हमारी पंचायत में 2 समस्याएं ऐसी हैं कि जो छूट गई हैं, प्रकाशन में नहीं है, तो उसके लिए क्या उन लोगों के पास पावर रहेगा कि नहीं रहेगा कि भाई हम इसको और इसमें ऐड करा दें, ताकि ये पूर्ण हो जाए कि जो भी समस्याएं, सारे समस्याएं हमारी इसमें ऐड हो गई। ये पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल जो कि व्यक्तिगत आपसे है, जब पदयात्रा शुरू हुआ था तो उसके पहले मैं काफी इस पद यात्रा में भी मैं आपके
लोगों के द्वारा भी मैंने बातचीत किया था और मैंने बोला था कि भाई इस पद यात्रा को बड़ी मेरी तरफ से बड़ा सपोर्ट है और हम पूरे बिहार में पद यात्रा आपके साथ करेंगे। लेकिन एक जगह उस सवाल का जवाब मैं आज आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि आपने मुख्यमंत्री से जाकर के पवन वर्मा जी के साथ एक बार मुलाकात किया था। बहुत सारे लोगों के जहन में भी ऐसी बातें होंगी और मैंने कई बार इसको डिफाइन करने की कोशिश की आपके लड़कों के द्वारा कि भाई हमको बताइए कि आखिर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि जो व्यवस्था बिहार की है उसके तो अगुआ तो मुख्यमंत्री जी हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ अगर हम बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था बढ़िया नहीं है, भ्रष्टाचार है, और शाम को जाकर के अगर मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो थोड़ा सा लोगों के मन में संदेह होता है। अब ये सवाल का हम चूंकि टॉकिंग तो होगा नहीं आपके हमारे बीच में, तो आप जवाब दीजिएगा कि हम वैसे व्यक्तिगत मिलने के लिए गए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि न उनका बर्थडे था, न उनकी कोई पार्टी थी, न किसी तीसरे जगह पे कोई पार्टी थी जहां पे वो भी आए थे और आपको भी बुलावा गया था और वहां जाकर के आप भी मिले। तो ये थोड़ा सा मेरे मन में अभी तक डाउट है, इस डाउट को थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी के मिलने से आप हमारे साथ चलना चाहते हैं पूरी पदयात्रा में और आपका भरोसा इतना ही है कि हम किसी से मिलेंगे तो हमको प्रभावित कर लेगा, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिले हैं तो नीतीश कुमार को हम प्रभावित कर सकते हैं, वो हमको नहीं प्रभावित कर सकते। आपको आइडिया नहीं है कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुलाया, मिलने गए और खाली मिलने नहीं गए, उन्होंने सामने से ऑफर किया कि आइए आप ही इसको लीड कीजिए, उसको भी नहीं लिया। आप साधारण आदमी तो मुखिया का कोई ऑफर देगा तो लेके चला जाएगा। वो ऑफर देने के इसलिए मिलने गए कि आप जैसे लोग ये समझे कि कोई भी ऑफर सामने से बुला कर दे दे हिलने वाले नहीं है। आज प्रधानमंत्री बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर आपको हम पर भरोसा है तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि गया है मिलने तो हमारा इज्जत का, हमारे इंटरेस्ट का, हमारे विश्वास का सौदा नहीं करेगा। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो हमको मिलना रहेगा नीतीश कुमार से, तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमको चुपके से मिलना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किससे मिलते हैं। हम 4 बजे जाकर उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर मिले हैं, चीफ मिनिस्टर के सारे लाभ का आपके सामने मिले हैं। पवन वर्मा के साथ जाके मिलने की जरूरत नहीं है। 4 बजे दिन में ऑफिशियल रेजिडेंस पर मिले हैं, मिलकर आए। उसके बाद ट्वीट भी किया कि आपने जो अवसर दिया है इससे हमको बहुत सफलता मिल जाएगी, लेकिन मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, जाकर देखिए, लिखा है, मैंने ट्वीट किया है। तो कोई छुपने वाली बात नहीं है। और आगे भी अगर बुलाएंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मिलकर यही कहेंगे कि नहीं, जनता जो कह रही है, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गांधी जी सैकड़ों बार मिले होंगे अंग्रेजों से, तो अंग्रेज से सौदा करने गए थे कि अपनी बात रखने गए थे? या इतने बड़े बड़े नेता, गांधी जी तो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े बड़े नेता, अपने कोई मिलकर, मान लीजिए यूनियन का लीडर है, वो जाकर मालिक से मिलता है तो मालिक से जाकर बेच भी सकता है, मालिक से अपने मजदूर की इंटरेस्ट की भी बात रख सकता है। तो आपके भरोसे की बात है। ये बात मैं ये भरोसे वाली बात नहीं बोलूँ, लेकिन आपके तरफ से या फिर जनसुराज की तरफ से ऐसी कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ था। देखे ही नहीं, काहे प्रेस रिलीज करेंगे भाई? ट्वीट करके अपने मिले हैं। और ना ही मुख्यमंत्री जी भी गोल मटोल जवाब दिए थे प्रेस। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने तो गोल मटोल नहीं कहा, वो तो हंस के बोले कि उनसे पूछिए, वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो हमारे व्यक्तिगत, हमारे बहुत अच्छे संबंध है। मन में ये डाउट था, विश्वास की बात नहीं है, डाउट था। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार के साथ में उनके घर में 3 बरस रहता था, उनके बेटे जैसा रखा है उन्होंने मुझे। और हमारे पास ये अवसर है कि हम आज भी चले जाएंगे तो हमको रखेंगे, लेकिन हमको नहीं करना है। हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत लाठी डंडा करने लगेंगे। व्यक्तिगत संबंध अलग जगह है। और यही बात मैं कह रहा हूं कि इस चीज से जब आप ऊपर नहीं उठिएगा, व्यक्तिगत संबंध अलग है, विचारधारा का संबंध अलग है, दल के आप सिपाही अलग हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर समाज है, सबसे ऊपर देश है। जो समाज के हक में है, नीतीश कुमार हमारे अपने हैं, फिर भी उनके साथ नहीं खड़े। आप क्या हमको दीजिएगा? नीतीश कुमार तो हमको पूरा राज्य दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं जाने को तैयार है, इसलिए कि वो गलत कर रहे हैं। और जब नीतीश कुमार के साथ हम गए थे तब नीतीश कुमार कुछ भी नहीं थे, तब तो मांझी जी मुख्यमंत्री थे, तब हम नीतीश कुमार के साथ गए थे। आप हमारा कैरेक्टर नहीं जानते हैं। और अगर आपको डाउट है, नहीं होना चाहिए, तो हम रोज मन से ये भी कहते हैं कि आप हमारे कथनी पर मत जाइए, हम जो कर रहे हैं उसको देखिए। मान लीजिए कि आपके मन में आ गया कि नीतीश कुमार से डील करने गए थे, तो देखिए कि हम डील करते हैं कि नहीं करते हैं।
6 महीना आपका डाउट रहेगा, साल भर डाउट रहेगा, 2 बरस डाउट रहेगा। जब हमको डील करना ही नहीं है तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी बात। हमको हड़बड़ी क्या है? हम किसको किसको सीना फाड़ के दिखाएं? हम जो कर रहे हैं उसको देखिए कि हम नीतीश कुमार के साथ समझौता कर रहे हैं या कि मोदी। बहुत आदमी कह रहा है कि मोदी जी का बी टीम है। कहने वाले को किसको रोक लीजिएगा? किसी को रोक सकते हैं? तो रोजे बोलेगा। हमारा काम है अपना काम करना। सत्य की एक अपनी ताकत है। अगर हम बी टीम या ए टीम होते तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते क्यों? हम कोई मंत्री हैं, विधायक हैं, हम किसी को 1 रुपए का ऑटो चावल दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। हम तो चुपचाप पैदल चल रहे हैं गाँव में गाँव। तो आखिर इतना बड़ा भूचाल काहे खड़ा हो रहा है? वो सत्य की ताकत है। वो किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। पंचायत की समस्या तो भाई अभी से लेकर साल भर के बाद उसको प्रकाशित किया जाएगा। संस्थापक सदस्य हो न हो, समाज का कोई भी आदमी जो सुझाव देना चाह रहा है ले ही रहे हैं सुझाव। आगे 1 साल समय है, लेकिन प्रकाशित होने के बाद अब उसी दिन आपको याद आएगा कि आज प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होगा उस समय आप देखिएगा। फिर 6 महीने के बाद ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गया तो सुधारा नहीं जाएगा। जो संस्थापक सदस्य है उसकी भूमिका है, वो अपना सुझाव दे ही सकता है। और ठीक बा, और कोई के सवाल बा तो कर ली। अच्छा बोलिए भैया। माइक दे रहे हैं बोलिए। माइक लेके लड़का पहुंच रहा है। सभी को नमस्कार कर रहे हैं सर। हमारे कुछ सवाल हैं जो भविष्य के लिए है। हम बिहार से हैं और बिहार की अभी ये हालात है कि आप अगर गोपालगंज या मोहब्बत से गोपालगंज जाएंगे तो रास्ते में पुलिस की वैन खड़ी हुई है। वो लोग इसलिए खड़े हैं कि कोई भी अगर बालू से लदी ट्रक जाती है तो उससे कैसे पैसा लेना है, कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, उससे मतलब नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, शासन और सड़क, ये चीजें बिजली चाहिए। लेकिन हमारी सवाल है कि बहुत करीब 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए हैं, लेकिन जब भी कोई एक आम जनता, आम नागरिक अगर किसी भी चीज की चोरी करती है तो उस पर FIR दर्ज होता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन अगर एक नेता, कोई भी नेता हो, एक मुखिया क्यों ही लेते हैं, कितना भी बड़ा अगर चोरी करता है तो उसको उस पर लिखा चोरी होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनेगी कि कोई भी नेता हो, चाहे मुखिया हो, मंत्री हो, कोई भी अगर चोरी करता है तो उसको घोटाला नहीं देकर ऐसा कानून बने कि उसकी भी गिरफ्तारी हो, जैसे आम जनता की गिरफ्तारी होती है, हथकड़ी लगाई जाती है, तब तक मुझे लगता है कि बिहार की जो हालात है वो सुधरने वाली नहीं है। और 1 मिनट सर, और शिक्षा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। हमारी जो भी शिक्षा, इसके पहले जो शिक्षा मित्र के द्वारा जो बहालियां हुई थी, शिक्षा के स्तर को इस तरह गिरा दिया गया है कि आए दिन हम जो मीडिया में देखते हैं कि कोई भी मीडिया वाले जाते हैं और पूछते हैं कि मैडम एप्पल का स्पेलिंग बताइए, तो मैडम एप्पल का स्पेलिंग नहीं बता पाती हैं। वैसे लोग हमारे शिक्षा भी लोग नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है, अभी 73 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है जिनके फर्जी बिहार सरकार, मतलब जो डिग्रियां हैं, डिग्रियां को जांच करने के लिए 15 साल लग गए कि किनकी डिग्रियां सही है और किनकी डिग्रियां गलत है। इसमें आप आगे, 1 मिनट सर, आप आगे जब आपकी सरकार बनेगी, जब आप सत्ता में आएंगे, तो जो भी लोग आपके द्वारा चुने गए नेता बनेंगे, क्या ऐसा कोई कानून प्रक्रिया लाएंगे कि जिनको पर कार्रवाई हो सके? आप जो सवाल कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आपने बड़ा शिक्षा पर लंबा चौड़ा भाषण दिया है जी। जरा अपने परिवार वालों के नाम पर एक बार बोलिए तो कि शिक्षा पर आप कभी वोट दिए हैं? कोई यहाँ इतना आदमी बैठा है, अपने बच्चों के नाम पर बोलिए कभी शिक्षा पर वोट दिए हैं? सर बिहार में जो पूछ रहे हो बोलिए अपना बात। बिहार का बात मत बताइए, भारत का, विश्व का। बिल्कुल सर। आप शिक्षा पर वोट दिए हैं कभी कि हमारे स्कूल, हमारे गांव में स्कूल बनना चाहिए? हम खुद इसके लिए लड़ाई लड़े हैं। लड़ाई नहीं, जो कह रहे हैं उसका सब जवाब दीजिए। बिल्कुल। आप शिक्षा पर वोट दिए हैं? अरे फिर वही बकवास कर रहे हो यार। जो पूछ रहे हो बोलो। फिर अब उससे आगे विकल्प पर भैया जो वोट देते हैं आप, वही चीज आपके सामने आता है। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान पर, तो टीवी रोवा खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट दिया है पुलवामा पर, तो रोज वह भारत पाकिस्तान सुनाई देता, हिंदू मुसलमान। आप वोट देते हैं जात पर, तो दिन रात आपको जाति की बात सुनाई देती है।
जिस दिन आप शिक्षा पर वोट दीजिएगा तो शिक्षा की बात आपको सुनाई देगी। ये बेवकूफ मत बनाइए कि नेता हमको ठग रहा है। नेता आपको ठगा है। 2019 में कौन आपको ठगने आया था? हम लोग अपने उछल उछल के कहे छोड़ा ही लोकसभा, छोड़ा सड़क, छोड़ा ही सब बात। मोदी जी के देखो, पुलवामा देखो, पाकिस्तान देखो, कहे थे कि नहीं कहे थे? तो काहे झूठ बोलते हैं अपने से? शिक्षा पर आप वोट दिए हैं, हमको बता रहे हम 50 वर्ष से यही काम 10 वर्ष से कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप खुद से झूठ बोलते रहिएगा तो आप समाज को क्या सुधारिएगा? और दूसरा बात आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को कानून नहीं, कहाँ कानून नहीं है? सबसे बड़ा कानून तो ये है आपके हाथ में कि जनप्रतिनिधि काम नहीं किया तो उसको वोट मत दीजिए। तो आप पैसा लेकर और जात पर, धर्म पर उसी जनप्रतिनिधि को जिता रहे हैं, तो हथकड़ी लगाने से सुधर जाएगा? मुखिया जी 2 करोड़ रुपया खर्चा करके मुखिया बनेंगे तो आने के बाद क्या खेत काट के काम करेंगे कि लुटमे करेंगे? तो जब पैसा लेके आप वोट दे रहे हैं, पैसा लेके वोट दीजिएगा और सोचिएगा कि हरिश्चंद्र आ जाए, मुखिया बन जाए, नेता बन जाए। जब पैसा वाले रहे तब नहीं बुझा रहा है। सब आदमी दूसरे पर उंगली उठा रहा है। आप अपना देखिए। आप सबे कहते कि बिहार में भैया जाति बहुत बा। अरे तो जाति हम ही आप न कर रहे हैं। बिहार में जाति तमिलनाडु का आदमी आके कर रहा है। जे चलिए देखिए, दल के नेता के जात के बात नहीं हो। बिहार देखिए, हम लोग किसी दल के और नेता के विरोध में नहीं हैं। हम बिहार के हम बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए खड़े होइए। उसके लिए आपको किसी के विरोध में नहीं खड़ा होना है। सब ने काम किया है, आपके नेता ने काम किया है मान लीजिए, तो भी तो आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। तब भी तो स्थिति सुधरना चाहिए, और सुधरेगा तब जब आप खड़े होइएगा। बात खत्म है। जो किया है सो किया है। लालू जी ने भी किया होगा उनके समर्थकों के हिसाब से, नीतीश के समर्थकों के हिसाब से उन्होंने भी काम किया है। भाजपा के समर्थक बताएंगे कि मोदी जी ने काम किया है। लेकिन सब लोग, कांग्रेस का आदमी बोलेगा कि हम लोग भी पहले किए थे। लेकिन सब लोगों के काम करने के बावजूद भी जो ध्रुव सत्य है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा है, ये बदलना चाहिए। और बदलेगा तब जब समाज मिल के बदलेगा। दल की बात ही नहीं हो रही है, किसी नेता की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने काम किया है, चाहे मोदी जी ने काम किया, तो कोई एहसान थोड़े ना किया है भाई। काम किया है तो 17 वर्ष से मुख्यमंत्री भी तो हैं। जनता ने उनको बैठा के न रखा है। राजा आपको बनाया हुआ इसीलिए ना कि आप काम कीजिएगा। सड़क बना दिए तो कौन एहसान किए हैं? आपके हमारे पैसे से उनको सड़क बनाना उनका काम ही है, क्यों नहीं बनाएंगे? तो उन्होंने एहसान नहीं किया है, किसी ने एहसान नहीं किया है। आप खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, बेहतर बिहार के लिए खड़े होइए। किसी का विरोध की बात नहीं है, बेहतर बिहार बनाने की बात है। अगर आपको ठीक लगता है तो अपने आप खड़े होइए, अपना नेता बनिए, अपना नेतृत्व कीजिए, तभी बिहार सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। आपस में दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति चलती रहेगी जीवन भर। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम आपकी सोच सही है। हम लोग अपने लिए खड़े होंगे, अपने विकास के लिए, अपने विकास करना।